ओके, सो ब्लड वेसल्स की हम बात कर रहे थे, तो आर्टरीज का हमारी ब्लड में ये है कि हमारी बॉडी में ये है कि आर्टरीज जो है ना वो सबसे बड़ी जो वेसल्स होती हैं ना वो आर्टरीज होती हैं और उधर से वेन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिवाइड होके आपके आर्ट्रियोल्स बना देते हैं आर्टरीज, और वेन्स आपकी डिवाइड होके वेन्यूल्स बना देती हैं, फिर ये दोनों डिवाइड होके कैपिलरीज बना देती हैं। तो हर जो आपकी आर्टरी है, चाहे वेन्स हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स है ना, इनका डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, इसका डिफरेंट फंक्शन है, कैसे फिर ब्लड एक या आर्टरीज में मूव करता रहता है या कैसे ही वो कैपिलरीज में मूव करता रहता है। उधर से हमें डिमार्केशन करनी है, हमें सेपरेट रखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक तो ये मसला, उसके बाद फिर जब ये जब ओरिजिन से निकलता है ये ब्लड, तो आपको पता है कि वहां पर तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो अगर वहां पर कैपिलरीज होती तो फिर तो ये ब्लड प्रेशर सस्टेन ही ना कर जाता, सारी लीकेज हो जाती, सीपेज हो जाता, और आपकी ब्लड आपके वेन्स के अंदर एक स्ट्रक्चर के अंदर मूव ही ना कर सकता। ठीक है, तो अब देखो कि हाउ सिस्टमाइज्ड आवर बॉडीज आर, कि हमारी हर चीज एक कैपिलरी, एक वेन और उसके अंदर है। अच्छा, आर्टरी की बात करें तो आर्टरीज के अंदर हमारी वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हार्ट के केस में ये अपोजिट हो जाता है, मैंने जैसे आपको पहले बताया। अच्छा, इसका जो आर्टरीज है इसमें इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर बेयर कर सकता है एज कम्पेयर टू द अदर ब्लड वेसल्स, और इसमें कोई वेव्स प्रेजेंट नहीं होती, कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती। और सेकेंडली ये कि आर्टरीज की 3 लेयर्स होती हैं, आर्टरीज के अंदर आपकी जो वॉल्स है ना 3 लेयर्स में ये बनी हुई है। क्यों? इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है इसने इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर सस्टेन करना है, पतली सी अगर लेयर होती तो फिर तो ये इसमें से फिर अगेन ये ब्रस्ट कर सकती थी, इसमें से लीकेज हो सकती थी, तो ये 3 लेयर्स के अंदर आपका ब्लड भी मूव कर रहा है। ठीक है, और जो आर्टरीज की जो मिडिल लेयर है ना वो थोड़ी सी मस्कुलर टाइप की होती है, ताकि जो जितना ज्यादा वो हाई प्रेशर है ना उसको सस्टेन कर सके, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक हो गई बात। अच्छा, आगे हम बात करते हैं अबाउट द कैपिलरीज। यस, कैपिलरीज का क्या है कि एज वी नो कि इट कैरीज बोथ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसकी कोई वेल्स नहीं होती, और ये बहुत कम थिकनेस का होता है, यू कैन से इट एज सिंगल सेलुलर थिकनेस इसकी होती है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर लीस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी गैशियस एक्सचेंज है ना वो सारी इसी जगह पर तो हो रही है। अगर ये इतनी थिन ना होती, अगर ये वन सेल थिन ना होती, और ये इसकी वॉल्स परमिएबल ना होती, अगर वो अलाउ ही ना करती वाटर और गैसेस एक्सचेंज को, तो फिर तो हमारा ऑक्सीजनेटेड पूरी जिंदगी ऑक्सीजनेटेड नहीं, फिर तो मतलब वो एक्सचेंज ही ना हो सकता ना हमारा, या वो सिर्फ ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ही होता या सिर्फ हमारा ऑक्सीजनेटेड ही होता। लेकिन हमारी कैपिलरीज है ना, आप देखो कि वन सेलुलर थिक है, वो थिन है, और आप ये देखो कि ये इसकी वॉल्स में से समझो कि कैपेसिटी भी है कि चीजें बाहर भी निकल सकती हैं, अंदर भी आ सकती हैं, इसकी कोई ट्रिपल लेयर्स नहीं है कि इसमें इतनी कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अंदर आने एंटर होने में या एग्जिट होने में चीजें फॉलो करनी पड़ती। सो दैट्स वाई आपकी कैपिलरीज बहुत हेल्प कर देती हैं आपकी गैशियस एक्सचेंज में, जितना भी मटेरियल साफ होता है फिर ये वो उसको उसमें डाल देती हैं, एक वेन में डाल देती हैं, और जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड होता है उसको सेपरेट कर देती हैं। ठीक है, अब वेन्स की बात करते हैं, देन इसमें भी अगेन सारी वही बातें हैं कि इसमें आपका वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन्स कैरी करते हैं एक्सेप्ट दैट ऑफ द पल्मोनरी वेन, और उसके बाद हम ये बात करते हैं कि दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, और इसमें लो प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू द आर्टरीज, और इसमें वेल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी वेन्स में, 3 लेयर्स हैं, इसमें भी मिडिल लेयर इतनी ज़्यादा मस्कुलर नहीं है जितनी आपकी आर्टरीज थी, क्योंकि आर्टरीज में इवन इससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसको सस्टेन करना पड़ता है। अब आप डायग्राम के थ्रू देखो तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, वेन और आर्टरी का तो फिर भी मिलता जुलता है, फिर आर्ट्रियोल का देखो कि थोड़ा सा छोटा हो गया, वेन्यूल्स को देखो, फिर कैपिलरीज को देखो बिल्कुल वन सेलुलर पे आ गया। इसमें 3 लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी, इसमें भी 3 लेयर्स, देखो कि दरमियान वाली कैसे आपको मस्कुलर नजर आ रही है। फिर इसी तरह आप आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स को भी देख सकते हो कि ये जो सब ब्रांचेस थी उसकी बन गई, फिर आपकी कैपिलरीज आ गई, फिर यहाँ पर आपकी टिश्यूज के साथ ये इनकाउंटर होता है, और आपके जितने भी वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है ना वो हो रहा होता है। ठीक है, ब्लड की बात करें कि ब्लड की क्या कंपोजिशन है, 2 चीज़ें तो अब हम पढ़ चुके हैं इस हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि हमारा ऑर्गन हार्ट है और हमारी वेसल्स जो है ना वो हमारे ब्लड को कैरी करती हैं। वेसल्स में हमने 3 टाइप्स की वेसल पढ़ ली थी। अब जो मटेरियल फ्लो कर रहा है उसका भी तुम्हें बताओ ना कि ये क्या है, तो इट इज नोन एज ब्लड। ब्लड के अंदर है क्या? ब्लड के अंदर आपके 55% प्लाज्मा है एंड 45% आपके ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स में भी हमें पता है कि 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटिलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स। ठीक है, तो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उसकी शेप होती है बाइकनकेव सी, और उसके अलावा उसका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, यहाँ पर हम देख भी लेते हैं।
अच्छा पहले हम प्लाज्मा को भी डिस्कस कर लेते हैं। 55% प्लाज्मा है ना, तो प्लाज्मा में क्या है, 2% गैसेज होते हैं, 90% वाटर होता है। आप सिर्फ ये ना समझना कि हमारे सिर्फ ब्लड के अंदर ये आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज ही हैं सिर्फ, क्योंकि अक्सर सुनने में रिपोर्ट वगैरह जब हम ब्लड टेस्ट करवाएं तो हम यही चीज़ें देख रहे होते हैं, या प्लेटलेट्स का लेवल कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, वो जब आपके जो डिफरेंट डिजीज हेपेटाइटिस वगैरह में हम यही चीज़ें नोट कर रहे होते हैं ना। तो अब देखो कि जो प्लाज्मा है उसमें 2% जस्ट गैसेज है, 90% इज ऑफ योर वाटर। और इसके अलावा इसमें आपके प्रोटीन्स हैं जैसे एंटीबॉडीज, एल्बुमिन, फिब्रोजिन, और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, फैट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डिजोल्व हुई होती हैं आपके प्लाज्मा में। और आपके ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स का स्पैन 120 डेज तक एक रेड ब्लड सेल जिंदा रह सकता है, ठीक है। इसकी बाइकनकेव शेप होती है और इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो रिमूव कर देता है, मीन्स के ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने साथ, और इसका रेड कलर होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये राउंड इन शेप होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं था। इसका लाइफ स्पैन है फॉर 1 मंथ, ठीक है। ये अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाते हैं इनके लाइफ स्पैन की, कौन कितने अरसे तक कौन सा सेल रह सकता है। इसका सबसे बड़ा काम यह है कि आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। आप देखो सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए होते हैं ना स्कूल्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, आपकी सिटी के अंदर, क्या काम होता है उनका कि कोई फॉरेनर ना आ जाए, कोई सुसाइड बॉम्बर ना आ जाए, कोई ऐसा अननोन इंसान ना आ जाए जो अंदर जाके हार्म करे। तो आपके वाइट ब्लड सेल्स का भी यही काम होता है कि आपकी बॉडी को डिफेंड करता है, आप सेफ गार्ड करता है आपको, ठीक है। गार्ड बन के आपकी हिफाजत करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं अंदर आ गया हमारे अगेंस्ट। आप कोई जाहिर सुसाइड तो बम्पर तो नहीं आ सकता ना हमारे ब्लड के अंदर, तो फिर क्या आ सकता है, हमारे वायरसेस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, डस्ट आ सकती है, और स्मोक के पार्टिकल्स आ सकते हैं, सिगरेट का स्मोक आ सकता है। तो इन सारी चीजों को कौन डिफेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वाइट ब्लड सेल। जैसे मिलिट्री हमें हमारा जो मिलिट्री का इदारा है वो हमारे जो कंट्री है उसको डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, इसी तरह आपके वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसकी शेप हमने डिस्कस की, इट इज ओवल इन शेप एंड इट्स लाइफ स्पैन इज फॉर मंथ्स एंड द ईयर्स। इसमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अगर ये चीज ना होती तो फिर क्या होता कि आपका ब्लड कभी भी, जैसे आप देखो कि कोई चोट लगे तो उसके बाद आपका फौरन ब्लड थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। अगर प्लेटलेट्स का लेवल कम हो तो कभी आपका ब्लड फ्लो करने से रुके ही ना, हल्का सा जख्म, ऐसे लोगों का फिर यही मसला होता है ना कि उन लोगों बेचारों का फिर आई मीन कि मतलब उनका ब्लड रुकता ही नहीं है, ब्लीडिंग उनकी पूरी जिंदगी उनका ना बहुत मतलब ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग होती रहती है, फिर वो ज्यादा अरसे सर्वाइव भी नहीं कर सकते। जाहिर है वो उनकी उनके वो इतना सेंसिटिव होते हैं वो हर चीज से। अच्छा, फिर इसके बाद हम हार्ट की डिजीज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हार्ट अटैक ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल इज ऑफ टू टाइप्स, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, आपका हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल में क्या है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट कर लेता है, जम जाता है, तो फिर जाहिर है आपकी ब्लड वेसल्स की जो वो थिकनेस है वो कम हो जाती है, मीन्स को उसको एरिया कम मिलता है ब्लड को बीच में से पास करने के लिए। तो फिर इस केस में जब आपका ब्लड प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा होता तो फिर जो डिजीज अकर होती है उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, और एंजाइना अटैक भी अक्सर कह रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स इतनी नैरो हो जाती हैं कि उसमें से ब्लड इजीली पास ही नहीं कर सक रहा होता, तभी तो वो स्टंट्स और वो डिफरेंट चीजें आपकी उसमें डलवा रहे होते हैं, ठीक है।